हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th में पढ़ाई जाने वाली पोइट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, जिसे लिखा है थॉमस कैरिव ने और जिनका जीवन काल 1598 से 1639 ईस्वी के मध्य रहा था। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कविता को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना प्रारंभ करें, हम चाहेंगे कि आपको इस कविता के पोएट और इस कविता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको इस कविता को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अब अगर बात करें थॉमस कैरिव की, तो थॉमस कैरिव का जन्म 1598 ईस्वी को वेस्ट विकहम इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम सर मैथ्यू कैरिव था, जो कि चौसरी में एक मास्टर थे। थॉमस कैरिव को कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड में शिक्षित किया गया। उन्हें किंग चार्ल्स फर्स्ट का फेवर भी मिला और उनके दरबार के एक कार्यालय में थॉमस कैरिव को नियुक्त भी किया गया। ये बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे और जॉन डन से भी काफी प्रभावित थे। थॉमस कैरिव ने जॉन डन पर एक सुंदर एलिजी भी लिखी है और इनकी सबसे लंबी और जो उत्कृष्ट रचना है उसका नाम है द रैप्चर, जो कि एक सुंदर प्रेम गीत है। इन्होंने कई सुंदर गीत और कविताएं लिखी हैं, जिनमें से एक कविता आपको भी पढ़नी है, जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा सर थॉमस कैरिव का एक संक्षिप्त परिचय। अब अगर इस कविता ट्रू ब्यूटी की बात करें, तो इसका जो सेंट्रल थीम है, इसका जो बैकग्राउंड है, वो कुछ इस प्रकार है। इस कविता में सर थॉमस कैरिव ने सच्ची सुंदरता का वर्णन करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो शारीरिक सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर और पवित्र है, जो कि अनंत काल तक इस संसार में विद्यमान रहती है। वहीं दूसरी तरफ यदि शारीरिक सुंदरता की बात करें, तो शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ बुढ़ापा आने पर नष्ट हो जाती है और मनुष्य के जीवन से प्रेम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही है इस कविता का सेंट्रल बैकग्राउंड। आइए हम हमारी कविता को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आप सभी के सामने है, आप इसे देख सकते हैं। इस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इस कविता के भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता का पहला स्टैंजा है, He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, are from star-like eyes doth seek, fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flame must waste away. He that loves, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है, a rosy cheek, गुलाबी गालों को, आर अ कोरल लिप, कोरल लिप कहते हैं मूगे जैसी होठों को। मूगा एक प्रकार का रत्न होता है जो रेड कलर का होता है, तो उसी की बात कवि करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, एडमायर करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या फिर तारों जैसी आंखों में, डोथ सीक, ढूंढता है। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी अग्नि को बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए वह अपनी प्रेमिका की तारों जैसी आंखों से प्रेरणा प्राप्त करता है। एज ओल्ड टाइम, बुढ़ापा, एज ओल्ड टाइम का मतलब है बुढ़ापा। मेक्स दीज डीके, दीज का मतलब यहाँ है इस प्रकार के प्रेम से, जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूगे जैसे होठों को प्रेम करता है, तो इस प्रकार का जो प्रेम है वो डीके, नष्ट हो जाता है। जैसे ही बुढ़ापा आता है तो इस प्रकार का जो फिजिकल ब्यूटी है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार उसकी जो अग्नि है, अग्नि से मतलब है जो उसके प्रेम की अग्नि है, मस्ट वेस्ट अवे, निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति एक ऐसी स्त्री से प्रेम करता हो जिसमें केवल बाह्य सुंदरता हो, जिसके गुलाबी गाल हों, मूगे जैसे लाल होठ हों और तारों जैसी चमकीली आंखें हों, तो इस प्रकार के प्रेम को बुढ़ापा नष्ट कर देता है और यह बाह्य प्रेम समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है।
But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. आगे की पंक्तियों में कवि कहता है बट ए स्मूथ, स्मूथ का मतलब है लगातार समान रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर या फिर दृढ़, और माइंड मस्तिष्क या मन। लेकिन जिस स्त्री का मन हमेशा समान रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है, जेंटल थॉट्स और जिसके विचार बहुत कोमल होते हैं, एंड काम डिजायर और जिसकी इच्छाएं बहुत शांत होती हैं। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स का मतलब यहाँ दो दिलों से है। जब ऐसे दो दिल विथ इक्वल लव, एक समान प्रेम के साथ, कंबाइंड मिलते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब दो ऐसे हृदय मिलते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों को ही समान रूप से प्रेम करने वाले होते हैं, तब काइंडल नेवर डाइंग फायर, काइंडल का मतलब है जागृत करना या प्रज्वलित करना, तो एक ऐसी ज्वाला को वो प्रज्वलित कर देते हैं, नेवर डाइंग फायर, जो कि कभी ना बुझने वाली होती है। अर्थात जब दो समान प्रेम करने वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं या हृदय आपस में मिलते हैं, तो वे कभी ना बुझने वाली एक प्रेम की ज्वाला को जन्म देते हैं। वेयर दीज आर नॉट, और जहां भी ये सारी चीजें नहीं है, जहां पर ऐसा प्रेम नहीं है या जिस स्त्री में इस प्रकार का प्रेम नहीं है, आई डिस्पाइज, तो मैं इस प्रकार की स्त्री से या फिर उस प्रकार के प्रेम से घृणा करता हूं। लवली चीक्स और लिप्स आर आईज, फिर चाहे उस स्त्री के कितने ही खूबसूरत गाल क्यों ना हो, उसके होठ कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, या फिर उसकी आंखें कितनी ही चमकीली क्यों ना हो, मैं इस प्रकार के प्रेम से घृणा करता हूं। अर्थात ऐसे प्रेमी जब आपस में मिलते हैं जिनका प्रेम हर परिस्थितियों में एक समान रहता है और जो समय के साथ नष्ट नहीं होता या फिर उस पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं होता है, तो ऐसे प्रेमी कभी ना समाप्त होने वाले अमर प्रेम को जन्म देते हैं। इस प्रकार कवि एक ऐसे प्रेम की इच्छा करता है जो कभी न समाप्त होने वाला हो, और जहां ऐसा प्रेम नहीं है वहां बाह्य आकर्षण या बाहरी सुंदरता का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी ये। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।